नमस्कार दोस्तों, डेस्टिनेशन आईएएस के करंट अफेयर्स के ऑनलाइन सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने कैसे करंट अफेयर्स को कवर किया है और करंट अफेयर्स को जो गैदर किया है उसका तरीका हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पैटर्न को और बहुत ही एक्सक्लूसिव वे में ऐसे करंट अफेयर्स, ऐसे न्यूज को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी के न्यूज में आएंगे। आइए देखते हैं पहला न्यूज क्या है हमारा। पहला न्यूज अगर आप देखेंगे तो लोकसभा चुनाव और ट्राइब्स दोनों के कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन पे आधारित यह न्यूज है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, द ब्रू कम्युनिटी व्हिच वोटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लोकसभा, जो ब्रू जनजाति है उसने लोकसभा में प्रथम बार क्या किया है, निर्वाचन का प्रयोग किया है, अपने मत का प्रयोग किया है। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे न्यूज आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे क्योंकि अभी तक समझिए लोकसभा के जो चुनाव हो रहे थे या जो वोटिंग राइट्स था, इस वोटिंग राइट्स का प्रयोग इस ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा नहीं किया गया था, यह फर्स्ट टाइम किया गया है। तो ऑब्वियस ही बात है किस राज्य में किया गया था, इसका संबंध त्रिपुरा से है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये त्रिपुरा ने इसको वोटिंग राइट दिया है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन जो है, इसका संकेंद्रण देखेंगे आप ब्रू ट्राइब्स का, यह असम में भी है, त्रिपुरा में भी है और कुछ के नंबर्स इसके मिजोरम में भी हैं। लेकिन इसने अपने वोटिंग राइट्स को यूज कहां किया है, त्रिपुरा में किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन केवल ब्रू ने ही नहीं किया है, बल्कि एक और जनजाति है जो वल्नरेबल ट्राइब्स की कैटेगरी में है, उन्होंने भी अपने वोटिंग राइट को फर्स्ट टाइम इस लोकसभा चुनाव में यूज किया है। उसका नाम है सोमपेन। सोमपेन ट्राइब अंडमान निकोबार की जनजाति है और उसने भी फर्स्ट टाइम अपने वोटिंग राइट को इस लोकसभा चुनाव में यूज किया है। इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार में 3 ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार के, ग्रेट अंडमानी, सोमपेन और सेंट्रलीज। ये तीनों ही ट्राइब्स वल्नरेबल ट्राइब्स हैं। मींस ये ट्राइब जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, जिनको भारत सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है। और इस ट्राइब्स के द्वारा भी, इस सोमपेन ट्राइब्स के द्वारा भी फर्स्ट टाइम अपने वोटिंग राइट का यूज किया गया। यह भी हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस का पार्ट होगा, लेकिन इसमें कुछ स्टैटिकल चीजें भी होंगी। अब यह अंडमान निकोबार में यह ट्राइब कहां हैबिटेट करता है, कहां अधिवासित करता है, तो अगर आप देखेंगे तो यह ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड का पार्ट है। यहीं पे इंदिरा पॉइंट भी स्थित है जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। और ग्रेट निकोबार का अधिवास जो है, रेसिडेंट जो है, जो हैबिटेट करता है, वह कहां करता है, ग्रेट निकोबार में। तो यह 2 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे दोनों ट्राइब्स का, एक ब्रू ट्राइब्स और सोमपेन ट्राइब्स, बोथ आर यूज देयर वोट इन फर्स्ट टाइम, जो इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने वोट को यूज किया है इस लोकसभा चुनाव में। और ब्रू ट्राइब्स जो है वह त्रिपुरा से संबंधित है और सोमपेन ट्राइब्स जो है वह कहां से है, वह अंडमान निकोबार से, और बेसिकली वह कहां से रिसाइड करते हैं, ग्रेट निकोबार में। तो यह 2-3 स्टैटिकल न्यूज और आपके क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि जनजाति से जनरली एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है जो न्यूज, कैसे न्यूज को गैदर करना है। ऑब्वियस बात है, लोकसभा चुनाव और जनजाति दोनों में इंटर और सिलेबस का भी पार्ट है। लोकसभा चुनाव हमारे इंडियन पॉलिटी में सिलेबस का पार्ट होता है और ट्राइब्स हमारे ज्योग्राफी का पार्ट होता है। तो दोनों का इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बेस्ड यह न्यूज है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज की कैटेगरी में यह आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे यह। आइए देखते हैं दूसरा न्यूज क्या है हमारा इस सीरीज का। जीरो सेट डे एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो जीरो सेट डे इंडिया में रिकॉग्नाइज किया है, बेसिकली बैंगलोर में किया गया है इसको लेकर के। तो जीरो सेट डे एक ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है, भौगोलिक शब्दावली है जो उस, और जीरो सेट डे का अर्थ होता है एक जब सूर्य किसी वस्तु के ठीक ऊपर 90 डिग्री वर्टिकल होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, किसी वस्तु के वर्टिकल होगा तो उसका क्या होगा, सन का शेड नहीं बनता, उस वस्तु का शेड नहीं बनता, छाया नहीं बनता है, उसी को जीरो सेट डे कहते हैं। और जीरो सेट डे जो है यह एक ज्योग्राफिकल घटना है जो कहां घटित होती है, यह ध्यान रखिएगा। यह कर्क रेखा और मकर रेखा, लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच स्थित स्थानों पर, जो यह लाइन ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, और यह जो मकर रेखा है, इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी स्थान स्थित है, सभी स्थान पे किसी न किसी डेट को जीरो सेट डे रिकॉर्ड होगा। सनलाइट वर्टिकल होगा, मींस समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक 2 टाइम्स इन ए ईयर, वर्ष में 2 बार उस स्थान पर जीरो सेट की घटना होगी, अर्थात उस स्थान पर किसी भी वस्तु की छाया नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि सन जो है, सूर्य की किरणें लंबवत जो है वह कहां होता है, बिटवीन द कर्क रेखा और मकर रेखा को। अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो 21 जून को, 21 जून
जो है वह क्या है, वह कर्क रेखा पर सन की किरणें लंबवत होती है, जिसको हम लोग समर सॉलिस्टिक कहते हैं, ग्रीष्म समरनिस कहते हैं। और 22 दिसंबर वह डेट है जब क्या होता है, वह लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा पर यह लंबवत होती है, जिसको हम लोग विंटर सॉलिस्टिक कहते हैं। यह वह डेट है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नाइट जो होगा वह लॉन्गर होगा और डे जो होगा वह क्या होगा, शॉर्टर होगा, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में जो डे होंगे वह लॉन्गर होंगे और नाइट होंगे वह शॉर्टर होंगे। जबकि इसके विपरीत 21 जून को इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डे क्या होगा, हमारा लॉन्गर होगा, दिन की लंबाई सब अधिक होगी और रातें क्या होंगी, छोटी होगी, मींस ग्रीष्म ऋतु होंगी। लेकिन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, जीरो सेट डे में इसको समझने के लिए चाहिए आपको क्या, जो दो ऐसे दिन होंगे, दो ऐसे डेट होंगे इन बिटवीन द प्लेस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्र में दो ऐसे दिन होंगे जब सूर्य की किरणें क्या होंगी, लंबवत होगी, अर्थात जीरो सेट डे को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यह ज्योग्राफिकल घटना है और ज्योग्राफिकल घटना में कन्वेंशनल क्वेश्चन और अप्लाइड फॉर्म में भी यहां से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और हाल ही में बैंगलोर में यह रिकॉर्ड किया गया था, यह न्यूज में रहा था, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। तो आई होप की चीजें समझ में आई होंगी आपको। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्लेसर वन्यजीव अभयारण्य, ऑब्वियसली बात है बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर प्रस्तावित बांध के निर्माण पर रोक लगा दी। इसका संबंध निम्न में से किस राज्य से है? रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज बैंड द construction of the proposed dams within the Kleser wildlife sanctuary. It is related to which of the following states? तो राइट आंसर इज हरियाणा। इसका संबंध किससे है? हरियाणा से है। अब अभी देखेंगे एग्जाम के पैटर्न चेंज हो गए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य में और कुछ डायमेंशन और चीजों को कवर किया जाता है। क्या कवर किया जाता है? इसके एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखेंगे तो यह आप इस तरह से चीजों को समझ सकते हैं। यह हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यह जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा पर अवस्थित है। किसके बॉर्डर पे? 4 स्टेट है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश राज्य के बॉर्डर पे। इतना से ही हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्शंस जो है सब्जेक्टिव ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस में वन लाइनर क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में नहीं आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उसमें अलग अलग फीचर्स, इस वन्य जीव अभ्यारण्य की अलग अलग और दूसरी विशेषता क्या है उसको भी इंक्लूड करता है। जैसे इसके पूर्व में यमुना नदी बहती है, रिवर से रिलेटेड इस वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ अगर कोई रिवर कनेक्टेड है तो वह जरूर हमारा क्वेश्चन का पार्ट होता है। इस तरह के यूपीएससी के भी पैटर्न है और हाल के दिनों में बीपीएससी ने भी इस पैटर्न को क्या किया है, फॉलो किया है। इस अभ्यारण्य में ब्रॉड लीफ डेसिडियस फॉरेस्ट, यह भी इंपॉर्टेंट है, चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती, ऑब्वियसली बात है हरियाणा होगा तो हरियाणा में वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है, अबाउट 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और जहां 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होगी वहां कैसे वन होंगे, वहां ऑब्वियसली बात है पतझड़ वन होंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे। और डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन सा फॉरेस्ट है यहाँ पे? ब्रॉड लीफ, चौड़ी पत्ते वाले ब्रॉड लीफ डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसके उदाहरण है साल, खैर, शीशम, ये सब जो है ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको केवल वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में ही नहीं पता करना है, बल्कि वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ साथ आपको ये उससे इंटरलिंक्ड इंफॉर्मेशन भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे। क्लेसर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है, यह तो इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ इस वन्यजीव अभ्यारण्य की क्या विशेषता? यह हरियाणा की सबसे बड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, यहां से यमुना नदी से यह कनेक्टेड है। तीसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इसमें, यह ब्रॉड लीफ डेसिडियस फॉरेस्ट का एरिया है, मींस चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन यहां पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है। अब हमें करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ साथ इस स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को भी गैदर करना होगा, तो ही हम एग्जाम के क्वेश्चंस तक पहुंच पाएंगे। अगर हम इस तरह के स्टैटिकल नॉलेज को गैदर कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑप्शंस जिस तरह से आप देखेंगे एग्जाम का पैटर्न, कल मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उसमें आपको दिख रहा होगा जो चीजें जो थी वह कुछ इसी तरह से थी। तो हम जो है क्वेश्चन के 100% ऑप्शंस को सही कर सकते हैं और सारे ऑप्शंस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। एक और पॉइंट को मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा, यह वन्य जीव अभ्यारण्य और 2-3 चीजें यूज होती हैं। एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क जिसको हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और तीसरा है क्या? बायोस्फीयर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो अब इसमें देखिए तीनों जो है, यह तीनों
इन सीटू प्रोटेक्शन का पार्ट है। स्वस्थानीय जो बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के अप्रोच होते हैं, उसमें क्या होता है, एक स्वस्थानीय अप्रोच होता है, और उस स्वस्थानीय अप्रोच मीन्स जिसका जन्म जहां हुआ है वहीं पे अगर उसको प्रोटेक्ट किया जाए तो उसको कहते हैं हम लोग इन सीटू प्रोटेक्शन मेथड ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो ये तीनों जो है ये स्वस्थानीय संरक्षण के उपाय हैं। बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के दो मेथड होते हैं, एक इन सीटू होता है, दूसरा एक्स सीटू होता है। इन सीटू होता है जो जहां जन्म लिया है अर्थात उसके नेटिव इन्वायरमेंट में क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ये तीनों उसी के उदाहरण है। दूसरा होता है एक्स सीटू जो जहां जन्म लिया है वहां प्रोटेक्ट ना करके उसको कहीं और ले जाकर, जैसे कि जूलॉजिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है, पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान जो है, जूलॉजिकल पार्क जो है, यह क्या है, यह एक्स-सीटू प्रोटेक्शन के उदाहरण है, पर स्थानीय संरक्षण कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन हमारा है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट बेस्ड टॉपिक है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को भी कवर किया हुआ है और इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा है, जेंडर रिपोर्ट 2024 यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया जेंडर रिपोर्ट 2024 हैज बीन रिलीज्ड बाय द यूनेस्को। इस रिपोर्ट का शीर्षक था, थीम, कभी कभी इस तरह के हेडिंग और थीम से क्वेश्चंस होते हैं, टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स। क्या है इसका थीम, टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स। द टाइटल ऑफ दिस रिपोर्ट और टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। इस रिपोर्ट में तकनीकी का जो टेक्नोलॉजी है उसका लड़कियों की शिक्षा के अवसर और परिणामों का विश्लेषण क्या है। मींस अब देखिए टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप घर बैठे क्लास कर सकते हैं, इसमें बॉयज को तो फायदा हुआ है, गर्ल्स को, वैसी लड़कियों को जो कि घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, ग्रामीण सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जहां से निकलना संभव नहीं है, बहुत सारे उसके लिए रीजन है, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, उस पर मैं डिस्कस करना नहीं चाहूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी उनमें लेवल ऑफ एजुकेशन और उसका इफेक्ट बढ़ा है, साथ ही भविष्य में तकनीकी विकास में शिक्षा की भूमिका का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट का ये दोनों फैक्ट फाइंडिंग है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, तकनीकी का लड़कियों की शिक्षा के अवसर और परिणामों का को एक्सप्लेन किया गया है, क्या इफेक्ट पड़ा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, साथ ही भविष्य में इस टेक्नोलॉजी विकास का शिक्षा की भूमिका का आकलन किया गया। मींस वुमेन इंपावरमेंट को लेकर के भी यहां से आपके यह एक क्वेश्चन और एक पॉइंट बन सकता है, जो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट वुमेन एजुकेशन सिस्टम और वुमेन एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ उनकी जो पार्टिसिपेशन है वह क्या हो गई है, बढ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, in which city has the important mineral conference 2024 been organized। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात की जा रही है यहाँ पे, महत्वपूर्ण खनिज सम्मेलन क्रिटिकल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस 24 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो यह नई दिल्ली में किया गया है। और इसको लेकर के देखेंगे, आज भी यूएसए के द्वारा, यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के एक पॉलिसी बनाई। क्रिटिकल मिनरल्स आज के दिनों में डेली न्यूज में रहने वाला मिनरल्स है, तो आइए देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये और यह क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है, कैसे कि मिनरल्स को हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, और इस समिट का जो आयोजन था वह किसके अंडरटेकिंग में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था। दिस कॉन्फ्रेंस has been organized in collaboration with the Ministry of Mines। Ministry of Mines means क्या, खनन मंत्रालय, जो खनिज मंत्रालय है, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर काउंसिल एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कलेक्टिवली इस समिट का आयोजन किया गया था। हिंदी में अगर आप देखेंगे, इस सम्मेलन का आयोजन खान मंत्रालय, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद तथा भारतीय सतत विकास संस्थान के सहयोग से किया गया है। तो इसमें यह बताया गया है जो क्रिटिकल मिनरल्स हमारे लिए किस तरह से अधिक प्रॉफिटेबल होगा। हाल के दिनों में जितने भी आप देखेंगे ई व्हीकल्स हैं और बहुत सारी चीजें, न्यू डेवलपमेंट है, न्यू टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट है, ऑल आर बेस्ड ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, सारे क्रिटिकल मिनरल्स की पर आधारित है। और इसी की दिशा में न्यू रिनोवेशन, नए डिजाइन, नए टेक्नोलॉजीज, न्यू आइडियाज किस तरह से और डेवलप किया जाए, उसी को लेकर के यह समिट है। जैसा कि यहाँ लिख रखा है, क्रिटिकल मिनरल्स शिखर लाभकारी और प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना, मीन्स इसका प्रोसेसिंग कैसे हो, इसको क्या किया जाए, अधिक से अधिक कोऑपरेटिव मेथड से इसको यूज किया जाए, ज्ञान जो इससे संबंधित टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, उसको क्या किया जाए, एक दूसरे के साथ साझा किया जाए, और साथ ही साथ रिनोवेशन, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था यह। फिर अब क्रिटिकल मिनरल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं,
क्रिटिकल मिनरल्स के एग्जांपल देखेंगे तो ग्लूकोनाइट है, लिथियम है, क्रोमियम है, प्लेटिनम है। तो इसके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको सेपरेट वीडियो के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। लेकिन यह जो है यह इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड जो समिट है यह कहां ऑर्गेनाइज हुआ है, यह न्यू दिल्ली में हुआ है। यह पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या है? नेक्स्ट न्यूज हमारा है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज एस्टेब्लिश्ड एंड स्टार्टेड ऑपरेशन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इन न्यू दिल्ली। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना और परिचालन की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसका उद्देश्य ही है ग्लोबल वार्मिंग, उसके प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को क्या करना, जागरूक करना। मींस किस रेट से हमारे पृथ्वी के औसत तापमान में जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ है वह बढ़ रहा है, उसके बारे में लोगों को क्या करना, बताना, और उसका क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में लोगों को अवेयर करना। इसमें कुछ और फैक्ट फाइंडिंग आप देखेंगे तो वह क्या है, यह है इसमें कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा और उसके प्रभाव और तापमान में होने वाली वृद्धि को देखा जा सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि पृथ्वी के औसत तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कितने करीब पहुंचा है। सॉरी 15 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है। 1.5 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा यह 1.5 डिग्री सेल्सियस का मामला क्या है। पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। इस औसत तापमान में अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एड ऑन हो जाता है तो वह क्या कहलाएगा, वह एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग है। और जो पृथ्वी के औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का अगर वृद्धि होता है, टेम्परेचर में इंक्रीजिंग होता है, तो वह रियल में ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम हमारा अभी रेट ऑफ हीटिंग है, तो वह क्या है समझिएगा, उसको कहा गया 1.295 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 4 अप्रैल 2024 को जो रिकॉर्ड किया गया है क्लाइमेट टेम्परेचर वह कितना 1.295 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 1.5 से क्या है, कम है। इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है ग्लोबल हीटिंग। यह क्या है, ग्लोबल हीटिंग है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल हीटिंग मींस क्या, विश्व का उष्मन हो रहा है। देयर आर टू वर्ड, one is global heating and another is global warming. Global warming word used for when temperature of earth, average temperature of earth increases from 15 degree to 16.5 डिग्री सेल्सियस। जब यह तापमान 15 डिग्री से 16.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा तो उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग वर्ड यूज किया जाएगा। और जब यह 1.5 डिग्री सेल्सियस से रेट ऑफ इंक्रीजिंग अगर कम होगा तो उसके लिए वर्ड यूज होगा क्या, ग्लोबल हीटिंग। तो अभी जो टेम्परेचर इंक्रीज किया है 2024 में, यह दिया गया कितना 1.295 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली यह क्या है, ग्लोबल हीटिंग है, ग्लोबल हीटिंग है। दिस इज फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल हीटिंग एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल हीटिंग व्हेन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज लेस देन द 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उसको हम लोग ग्लोबल हीटिंग की कैटेगरी में रखते हैं। और जब 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा तो वह ग्लोबल वार्मिंग की कैटेगरी में होगा। तो चीजों को समझिएगा। और अभी हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है वह बढ़ के 2024 में 4 अप्रैल 2024 को कितना हुआ, 1.295 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, समझिएगा। और ये सारी चीजें जो हुई है, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, उसी समय इसकी शुरुआत की गई है। मींस उसकी ये जो क्लाइमेट वॉच है इसको इनॉग्रेट किया गया है। अर्थ डे है 22 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को ही इस क्लाइमेट वॉच को क्या किया गया है, न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। इसका उद्देश्य है क्या, ग्लोबल वार्मिंग में क्या परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी के औसत तापमान में कैसे वृद्धि हो रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे लोगों को क्या करना, अवेयर कराना। तो अब यह न्यूज आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जब आप मेंस का आंसर लिख रहे होंगे और मेंस के आंसर में आप एक पॉइंट को लिख रहे होंगे, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, जो करेक्टिव मेजर्स क्या क्या होंगे, तो उस करेक्टिव मेजर्स में एक पॉइंट आप यह ले सकते हैं, लोगों को जागरूकता को बढ़ाने के लिए, लोगों में इन सब चीजों के लिए अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा उठाया गया यह स्टेप। तो इस तरह से यह आपका जो है वह प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं यह न्यूज बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब बच्चों को मारपीट नहीं लगेगा, यह तमिलनाडु ने ऑफिशियली इसको जो है ये कर दिया, अनाउंस कर दिया है।
इसके लिए वर्ड यूज होता है कारपोटल पनिशमेंट। कॉर्पोरेट पनिशमेंट नहीं होता, कारपोटल पनिशमेंट उन्मूलन के लिए तमिलनाडु शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है। अब यह कारपोटल पनिशमेंट होता क्या है? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, corporal punishment is any punishment that uses physical force for the purpose of inflicting pain or suffering on children for not doing their होमवर्क। अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता है, कोई बच्चा गार्जियन की बात को नहीं मानता है, तो उस कंडीशन में जो छोटा छोटा पनिशमेंट दिया जाता है उसी को डिफाइन किया गया है कारपोटल पनिशमेंट के रूप में। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डिफाइन किया गया है, यही इंपॉर्टेंट है। और कारपोटल पनिशमेंट उन्मूलन के लिए, एलिमिनेशन के लिए तमिलनाडु शिक्षा विभाग ने, तमिलनाडु एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली एक गाइडलाइन इशू किया है। यह हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें भी इन सब चीजों का ध्यान दिया गया, और साथ ही साथ और बहुत सारी चीजें की गई हैं, जिसमें कल मैंने बोला था 6 क्लास से स्किल डेवलपमेंट मिशन से संबंधित पढ़ाई जो है 6ठी क्लास से ही अब जो है वह पढ़ाई जाएगी। और साथ ही साथ हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा इन न्यू एजुकेशन सिस्टम, जो तरीका है वह क्या है? वह स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पे बल दिया गया है, अर्थात लर्निंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, नॉलेज और कंटेंट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को क्या किया गया है? कौशल आधारित शिक्षण व्यवस्था में बदला गया है। तो उसी को ध्यान रखते हुए और उन सब पहलुओं पर ध्यान रखते हुए, साथ ही साथ जो बच्चे का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, बच्चे के ऊपर बर्डन ना हो, बच्चे जो है छोटे छोटे चीजों से डरे नहीं, और इसलिए बच्चे को जो है कम उम्र में जो है वह कारपोटल पनिशमेंट जैसी चीजें न हो, यह इसको लेकर के तमिलनाडु सरकार अवेयर है और तमिलनाडु सरकार ने इस तरह का स्टेप लिया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यह भी हमारे लिए, क्योंकि हाल के दिनों में बाल अधिकारों, जो ह्यूमन चाइल्ड के राइट्स हैं, वह राइट्स क्या हो गए हैं, उसका दायरा बढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस राइट्स का जो कॉर्पोरेटल पनिशमेंट होता है, इस पनिशमेंट का कभी कभी मिसयूज भी होता है, दुरुपयोग होता है, दुर्भावना बस, या कभी कोई टीचर आया मूड में आया, किसी और रीजन कोई और है, और वह अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को किस पे निकाल रहा है? बच्चों पे निकाल रहा है। इस तरह की चीजें नहीं होंगी अगर इस तरह से ये पनिशमेंट एबॉलिशमेंट को लेकर के नेशनल लेवल पे भी अगर गाइडलाइंस आता है तो बेहतर होगा यह। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है हमारा। सॉरी, इसमें और कुछ चीजें हैं। जो गाइडलाइंस फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कारपोटल पनिशमेंट का उद्देश्य छात्रों को शारीरिक मानसिक सेहत की रक्षा करना था। स्कूलों के अनुशासन के नाम पर छात्रों को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न से रोकना है। एग्जैक्टली यह इसका मेन पर्पस है। तो अब बच्चों को मार पिटाई नहीं होगी, बच्चों को पढ़ना है और पढ़ाने में ध्यान रखना है। बच्चों को, ऐसा भी मेडिकल साइंस भी कहता है, जो 9 साल तक, 9 ईयर तक बच्चों को बहुत पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, बहुत मारपीट उसके साथ नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होता है? बच्चे के ओवरऑल पर्सनैलिटी, ओवरऑल सोचने समझने की क्षमता क्या होती है, वह कम हो जाती है। वह हमेशा किस तरह से हम इन सब पनिशमेंट से बचे, इसी पे वह काम कर रहा होता है, जिस कारण से वह नए आइडियाज, नई चीजों को नहीं सोच पाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा। नेक्स्ट न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। ईशान इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का भारत ने विमानपत्तन के इनने काम शुरू कर दिया है। देखिए हमारे यहाँ क्या है, भारतीय एयर स्पेस, 4 एयर स्पेस, इंडियन एयर स्पेस जो है, हमारा जो एयर ट्रैफिक होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। अभी तक हमारे पास 4 एयर स्पेस हैं। एक है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है दिल्ली और चौथा है चेन्नई। एक सब एयर स्पेस है, वह क्या है? गुवाहाटी है। अब इस चारों एयर स्पेस को इंटीग्रेटेड किया जाएगा, और यह इंटीग्रेटेड कहां से किया जाएगा? नागपुर से किया जाएगा। एक सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप हो गई और चारों को क्या किया जाएगा? वहां से डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। अभी जो है, अगर आपको कोलकाता जाना है, मान लीजिए दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली का अपना एक रेंज होगा, उसके बाद कोलकाता का रेंज होगा। मींस दिल्ली के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बाद कोलकाता के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के कंट्रोल में आप होंगे। लेकिन अब क्या होगा, जो हमारा विमानपत्तन मंत्रालय, जो सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक सिस्टम पे काम किया जा रहा है, उसमें क्या होगा? उसमें चीजें होंगी क्या, जो इंटीग्रेटेड होंगी, एक साथ आपस में जुड़ी होंगी। तो इस तरह से यह एक नया डेवलपमेंट है, और इससे क्या होगा, जो सेफ्टी लेवल है एयर ट्रैफिक का वह अधिक बढ़ेगा, इनहेंस होगा। जो सुरक्षा के जो ये कंसर्न है वह क्या होंगे, वह अधिक मजबूत होंगे। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEO ने स्टैंडर्ड्स फॉर ए नेट जीरो आयरन एंड स्टील सेक्टर इंडिया शीर्षक से एक पॉलिसी ब्रीफ जारी किया है। यह न्यूज हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। जब हम आयरन स्टील इंडस्ट्रीज या इकोनॉमिक्स के किसी ऐसे क्वेश्चंस को लिख रहे होंगे, वहां पे इसको हम क्या करेंगे,
यूज कर सकते हैं। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इस पॉलिसी ब्रीफ में इस्पात उत्पादन में CO2 के उत्सर्जन को कम करने, लगभग शून्य उत्सर्जन के लिए मानकों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसमें कहा गया है जो आयरन स्टील का प्रोडक्शन होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस को क्या किया जाए, कम किया जाए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मींस अगर आयरन स्टील के प्रोडक्शन में कोयला की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आयरन ओर और कोल के कॉम्बिनेशन से ही क्या होता है, वह आयरन स्टील का फॉर्मेशन होता है। और कार्बन कोयला से CO2 गैस निकलता है। तो उसी CO2 इमिशन को कंट्रोल करने से संबंधित एक ब्रीफ जारी किया गया है, किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। अब इसमें चलते चलते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके स्टैटिकल पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्तमान समय भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। विश्व के कुल इस्पात उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 7% है। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, विश्व का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर कंट्री चाइना है। विश्व का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन है? चाइना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। लौह इस्पात क्षेत्र विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता क्षेत्र है। एग्जैक्टली आयरन स्टील जो है वह कोयला का सबसे बड़ा कंज्यूमर है वर्ल्ड वाइड। सबसे अधिक कोयले का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? आयरन स्टील के प्रोडक्शन में करते हैं। इस कारण 7 से 9% तक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए यह जिम्मेदार है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल ग्रीन हाउस गैस में इसका कंट्रीब्यूशन, आयरन स्टील प्रोडक्शन से होने वाले कार्बन इमिशन का कंट्रीब्यूशन कितना है? 7 से 9% है, जो बहुत ही बड़ा पार्ट है यह ग्रीन हाउस गैस के इमिशन में। अगर इस तरह की चीजें होंगी तो ग्रीन हाउस का गैस ऑटोमेटिकली क्या होगा? इमिशन कंट्रोल होगा। फिर भारत का इस्पात उद्योग भारत में कुल CO2 में 12% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार। ध्यान रखिएगा, इंडियन आयरन स्टील जो है वह टोटल प्रोडक्शन का 12% उत्सर्जन जो होता है वह किससे होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भारत में वह आयरन स्टील से होता है। और 2030 तक इसके दोगुना होने की उम्मीद है। क्यों दोगुना होगा? अंडरस्टूड है, क्योंकि भारत में तेजी से विकास हो रहा है, तेजी से स्टील का डिमांड बढ़ेगा। स्टील का डिमांड बढ़ेगा तो स्टील के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली कार्बन के उत्सर्जन में क्या होगी? वृद्धि होगी। कार्बन की उत्सर्जन में वृद्धि होगी तो ऑब्वियस ही बात है ग्रीन हाउस प्रॉब्लम्स के लिए और यह रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए पहले ही क्या किया गया है? एक ब्रीफ जारी किया गया है जिसमें कहा गया है जो भारत कम से कम कार्बन इमिशन करे और टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करे जो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को क्या करे? वह कम करे। तो यह इंपॉर्टेंट न्यूज था जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है, बेसिकली यह जो है इकोनॉमिक्स का है। GI टैग को लेकर के नाबार्ड का एक इनिशिएटिव स्टेप है। हालांकि GI टैग में से संबंधित बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं। उसमें यह जो है नाबार्ड ने भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादक के प्रभाव के मूल्यांकन हेतु एक अध्ययन कराने की मंजूरी दी है। मींस अगर किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग मिल जाता है तो उसको अब नाबार्ड क्या करेगा? उसका इवेल्युएशन कराएगा, क्या वह सही में मिलना चाहिए या नहीं मिला। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट को GI टैग मिल जाने से भी GI टैग के इंपॉर्टेंस क्या होंगे? कम हो जाएंगे। वर्तमान समय नाबार्ड द्वारा 144 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको GI टैग दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। कितने उत्पाद हैं? 144। अब चलते चलते इसमें एक और इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं हम लोग। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई है। नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्पेशल ऑर्डिनेंस आया है पार्लियामेंट का, उसके द्वारा 1982 में इसकी स्थापना की गई। किस समिति के रिकमेंडेशन पे? यह भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले बार BPSC मेंस प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस थे जो कि किसी और इससे जुड़ा हुआ मामला था। वह B शिवरामन समिति, सरजित नहीं समिति होगा, सॉरी, समिति की अनुशंसा पर की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। और यह कंप्लीट किसके नियंत्रण में है? ऑनरशिप राइट किसके? भारत सरकार के पास। भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला यह संस्था है नाबार्ड। और नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, जो ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में पुनर्वित्त जो फिनांस है वह अलग अलग संस्थाओं को जो ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और अन्य प्रकार के डेवलपमेंट की दिशा में काम करता है उसको रीफिनांस करती है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। आइए एक और न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI न्यूज की कैटेगरी में इसको हम लोग रख सकते हैं। इसको भी भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, इंडियन गवर्नमेंट का राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र के माध्यम से 46वीं आर्टिक संधि परामर्शदात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण की 26वीं बैठक
इसकी मेजबानी करेगा, मींस कौन होस्ट करेगा, भारत के द्वारा यह होस्ट किया जाएगा। भारत के दो इंस्टीट्यूशन है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र। ये दो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इसको क्या करेगा, इसकी क्या करेगा, मेजबानी करेगा। यह बैठक 20 से 30 मई 2024 के बीच कहां होगी, केरल में होगी। इसका उद्देश्य है अंटार्कटिका में पर्यावरण प्रबंधन, वैज्ञानिक सहयोग और पर रचनात्मक वैश्विक बातचीत की सुविधाजनक बनाने की भारत की इच्छा के अनुरूप हो। मींस भारत अपने अकॉर्डिंग भारत के कंसर्न्स को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समझा जाए और अंटार्कटिका में होने वाले जो अंटार्कटिका का मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंटल, चूंकि अंटार्कटिका सेंसिटिव है, पर पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, पर्यावरण प्रबंधन, वैज्ञानिक सहयोग, इन सब चीजों पे क्या किया जाए, काम किया जाए और भारत की भागीदारी इसमें अधिक से अधिक हो। अब इसमें समझिएगा चीजों को। इंडिया फर्स्ट अंटार्कटिका रिसर्च सेंटर वाज द साउथ गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री भारत का प्रथम रिसर्च सेंटर था अंटार्कटिका का। लेकिन दो और रिसर्च सेंटर अभी फंक्शन कर रहे हैं। यह दक्षिणी गंगोत्री बंद हो चुका है, अब यह केवल वेयर हाउस का काम करता है। अगर भारत से कोई प्रोडक्ट वहां गया है अंटार्कटिका में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित, तो यहां पे क्या होता है, यह वेयर हाउस के रूप में जमा होता है। जो 2 रिसर्च स्टेशन अभी काम कर रहा है वह कौन कौन सा, वह मैत्री और भारती है जो अंटार्कटिका पे काम कर रहा है। इसके बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। अंटार्कटिका का बेटर यूज हो, अंटार्कटिका का प्रबंधित यूज हो, अंटार्कटिका का कोई भी कंट्री इसका दुरुपयोग, इसका मिसयूज ना करे, उसके लिए एक सिस्टम लाया गया है, एक ट्रीटी लाया गया जिसका नाम है अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम, ATS, अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम। ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका ही विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसकी अपनी कोई मूल जनसंख्या नहीं है, कोई इसका इंडिजेनियस पॉपुलेशन नहीं है, अर्थात जो वैसा पॉपुलेशन जिसका यह स्थानीय निवास हो। अंटार्कटिका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, जो भी है सारे माइग्रेटेंट हैं। इसलिए अंटार्कटिका की पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह बहुत ही संवेदनशील है और उसकी संवेदनशीलता को बचाए रखने के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी प्रमोट करने के लिए एक ट्रीटी किया गया है, व्हिच इज अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम, ATS। और इसका हेडक्वार्टर देखेंगे आप कहां है, इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे यह अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव की कहानी है यह। और अंटार्कटिका के बारे में हम जान रहे हैं तो थोड़ा चलते चलते आर्कटिक के बारे में भी इस करंट अफेयर्स के साथ हम लोग जानेंगे। इस तरह से यह करंट अफेयर्स के न्यूज के साथ साथ हम लोग स्टैटिकल चीजों को भी क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम में आप देखेंगे तो अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम के मेन पॉइंट्स क्या हैं, आप देखेंगे नो मिलिट्री यूज, पहला ही पॉइंट है, कोई भी देश, सदस्य देश इसका सैन्य प्रयोग नहीं कर सकता है अंटार्कटिका का। किसके लिए यूज कर सकता है, केवल फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, केवल यह वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यूज होगा अंटार्कटिका का। फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लान्स एंड डेटा, सभी देश जो मेंबर कंट्री हैं ATS के, वह अगर साइंटिफिक अध्ययन कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ अपना डेटा और अपने रिसर्च स्टेशन को फ्री रखेंगे ताकि वह कोई भी देश जाकर के उसका विजिट कर सकता है। फिर उसके बाद क्या है, एनी टेरिटोरियल क्लेम्स पुट ऑन होल्ड, कोई भी देश अपना टेरिटोरियल क्लेम्स यहां पे नहीं कर सकता है, जो यह मेरा क्षेत्र है। न्यूक्लियर फ्री जोन, नाभिकीय रिसर्च से संबंधित और नाभिकीय किसी भी प्रकार की नाभिकीय गतिविधि यहां पर नहीं होंगी। अप्लाइज टू लैंड बट नॉट सीज, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर ये जो रूल्स है यह किसके ऊपर लागू होगा, यह महाद्वीपीय क्षेत्र में लागू होगा, ना कि इसके आसपास ओशियनिक एरिया पे। ओशियन के लिए अलग लॉ है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। फिर देखेंगे ऑल स्टेशन ओपन टू इंस्पेक्शन बाय द अदर नेशन, वही मैंने बोला था, कोई भी देश किसी भी देश के रिसर्च स्टेशन का जाके निरीक्षण कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। नेशनल लॉ अप्लाई ऑफ सिटीजन नॉट टू एरियाज, अगर मान लीजिए भारत का मैत्री है, भारती है, तो ऑब्वियस सी बात है मैत्री में पे जो कानून लागू होगा मैत्री के क्षेत्र में और वहां पे रहने वाले जो रिसर्च साइंटिस्ट होंगे उसके ऊपर इंडियन लॉ अप्लाई होगा, ना कि इस क्षेत्र के ऊपर इंडियन लॉ अप्लाई होगा। द ट्रीटी में बी मॉडिफाइड टू एनी टाइम रिक्वायर्स यूनिनेमस एग्रीमेंट ऑफ ट्रीटी नेशंस, कभी भी यह मॉडिफाई हो सकता है राष्ट्रों की सहमति से। ऑल ट्रीटी नेशन इंश्योर नो वन कैरीज आउट एक्ट्स अगेंस्ट द ट्रीटी, मींस कोई भी देश इस ट्रीटी के अगेंस्ट अपना कोई कार्य नहीं करे, ऐसा सभी देश को सुरक्षित रखना होगा। यह अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जिसका संबंध किससे, दक्षिणी ध्रुव से है, दक्षिणी ध्रुव से है। और अंटार्कटिका एक संवेदनशील क्षेत्र है पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे बड़े ह्यूज अमाउंट में जो मिनरल्स हैं वह मिनरल्स का भी भंडार है, इसलिए सभी देश इस क्षेत्र पर अधिक से अधिक अपना अधिकार चाहता है, अपना प्रतिस्पर्धा करना चाहता है।
इसी को ध्यान रखते हुए एक ट्रीटी किया गया जिसका नाम है अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम, जिसके कुछ मेन पॉइंट ये थे। ये मेन पॉइंट और ये सारी चीजें आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। जबकि ध्यान रखिएगा यह साउथ पोल की कहानी है, जबकि नॉर्थ पोल की कहानी एकदम अलग है। और यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ भी रखा है। नॉर्थ पोल जो है हमारा वह ओशियनिक है, अंटार्कटिका पे महाद्वीपीय कानून लागू होता है, जबकि उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल जो है वह क्या है, वह चूंकि वह ओशियन है इसके लिए इसके ऊपर महासागरीय कानून लागू होता है। महासागरीय कानून क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। इस कानून को अगर एक लाइन में देखा जाए तो उसमें यह देख सकते हैं आप, जो इस महासागरीय क्षेत्र में जो भी इसके कोस्टल कंट्रीज होंगे, तटीय देश होंगे, उसी का अधिकार होगा कितना तक, 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया तक, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन कहते हैं। और इसमें और इस क्षेत्र के लिए भी इस क्षेत्र का भी समुचित प्रबंधन हो, इस क्षेत्र के भी रिसोर्सेस का ओवर यूटिलाइज एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, इसके लिए भी एक काउंसिल का निर्माण किया गया है जिसका नाम ही रखा गया आर्कटिक काउंसिल। और इस आर्कटिक काउंसिल में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, यह प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछ रखा है। इस आर्कटिक काउंसिल के मेंबर कंट्रीज को देखा जाए तो रसिया है, इसका मेंबर कंट्री फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है। डेनमार्क क्यों होगा, ग्रीनलैंड के कारण डेनमार्क है। फिर आइसलैंड है, कनाडा है और अलास्का के कारण यूएसए है। ये सब क्या है, आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स हैं। और इन्हीं सब देशों के पास यह अधिकार है जो आर्कटिक ओशियन के संसाधन का क्या करे, या यूज करे। क्योंकि इसके ऊपर कौन सा कानून लागू होता है, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी का कानून लागू होता है। अगर आप मेंस में देखेंगे तो इसको लेकर के भी काफी डिस्प्यूट है इन बिटवीन द अमेरिका और रसिया। क्या है डिस्प्यूट, हम लोग मेंस वाले सेक्शन में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, भारत का भी एक रिसर्च स्टेशन है इस क्षेत्र में। तो ऑब्वियस ही बात है, भारत का कोई कोस्टल बाउंड्री आर्कटिक ओशन के साथ नहीं, तो कैसे है। तो भारत ने एक आइलैंड लीज पे ले रखा है, वह ले रखा है नॉर्वे से, सेवलवर्ड आइलैंड है, और वहां पे भारत का रिसर्च स्टेशन है। इसका नाम है हिमाद्री। इसका नाम है क्या, हिमाद्री, जो आर्कटिक ओशन में, प्रीलिम्स में पूछ भी रखा है क्वेश्चन। एक रिसर्च स्टेशन भारत का है आर्कटिक ओशन में। अंटार्कटिका में 3 रिसर्च स्टेशन थे, जो कि एक तो बंद हो चुके हैं, 2 न्यू अभी फंक्शन में है। और आर्कटिक ओशियन में एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम क्या है, हिमाद्री। और भारत सरकार ने हिमाद्री के लिए नॉर्वे से सेवलवर्ड आइलैंड जो है वह लीज पे ले रखा है, वहीं पे यह एस्टेब्लिश्ड है। तो करंट अफेयर्स में चीजें कुछ इस तरह से हम लोग देखेंगे जिसमें स्टैटिकल नॉलेज होगा और कुछ करंट अफेयर्स की चीजें होंगी, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में हो सकता है एक पॉइंट हमारा स्टैटिकल हो, जीके का पार्ट हो एक ऑप्शन के फॉर्म में, तो आप वहां कंफ्यूज कर जाएंगे। और साथ ही साथ जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं जीके जैसे पॉइंट और जीके के जो जनरल अवेयरनेस से संबंधित जो चीजें होती है, साथ ही साथ सब्जेक्ट आधारित और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम लोग क्या करें, पढ़ते जाएं। क्योंकि सिविल सर्विसेज में चीजों को, टॉपिक को तैयार करने का यही तरीका होता है, यही रणनीति होता है। तो इसके साथ ही आज का यह पहला सीरीज, इस सीरीज का पहला वीडियो था, तो हमारा कंप्लीट होता है। कल फिर हम सेम टाइम में आपके लिए आज के जो न्यूज हैं, अपडेटेड न्यूज हैं, उसको लेकर के आएंगे। आई होप कि यह सीरीज आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।